स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल स्टोरी में। आज की कहानी है मालती जोशी जी की कहानी पिया पीर न जाने। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। सालगिरह की पार्टी पूरे जोरों पर थी। सफ़ेद फूलों वाले आसमानी फ्रॉक में रसिका परी सी लग रही थी। उसका गोरा गुलाबी चेहरा खुशी से दमक रहा था। खुशी सिर्फ सालगिरह की नहीं थी, चाचा से अपना इनाम वसूलने की भी थी। इस साल 5वीं की कक्षा में वह पूरे स्कूल में फर्स्ट आई थी और बोर्ड में भी उसका 5वां नंबर था। औरों ने तो सिर्फ कोरी बधाई ही दी थी। 10-20 रुपए की मिठाई बांटने से ज़्यादा मैं भी कुछ कर नहीं पाई थी। पर उसके चाचा ने एकदम शहंशाही अंदाज में कहा था, आज गुड़िया तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। मुझे लगा था गुड़िया कोई फ्रॉक, खिलौना या बहुत हुआ तो साइकिल मांग लेगी, पर उसने तो हम सबको सख्ती में डाल दिया। उसने कहा, चाचा इस साल मेरा भी बर्थडे मनेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा भैया लोगों का मनता है। इस घर में लड़कियों का जन्मदिन मनाने का रिवाज नहीं है, कम से कम मुझे तो ऐसा ही बताया गया था। वंदना की लड़कियां होती तो शायद इस नियम में फेरबदल हो जाता, पर अम्मा जी की मर्जी के विरुद्ध अपने बच्चों की सालगिरह मनाने की जरूरत हमें नहीं थी, ना ही इतनी हैसियत थी। बेटियां कई बार इस बात के लिए मचल भी चुकी थीं, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह हसरत उनके मन में इतनी गहरी बैठ चुकी है। इसीलिए चाचा ने जब कुछ मांगने के लिए कहा तो रसिका ने सोचने के लिए एक क्षण का भी समय नहीं लिया। यह उसके नन्हे से मन की सबसे बड़ी कामना थी। देवर ने भी अपने बच्चन के साथ पूरा न्याय किया। रसिका की सालगिरह भी उसी शान के साथ मनाई गई जैसी विकास, विलास या विश्वास की मनती रही थी। इसीलिए रसिका के चेहरे से खुशी छलकी पड़ रही थी। अपनी दीदी के साथ खड़ी लतिका भी आनंद विभोर हो रही थी। देवर और वंदना नन्हे मेहमानों का मनोयोग्य से स्वागत कर रहे थे। आज शाम दोनों नर्सिंग होम नहीं गए थे और यह एक बहुत बड़ी बात थी। दोनों की, खासकर देवर की, रसिका पर बहुत ममता थी। 3 बेटों को जन्म देने के बाद भी शायद एक बेटे की चाह मन में रह गई थी। मैं हमेशा की तरह चिक की आड़ में खड़ी बाहर का नज़ारा देख रही थी। लग रहा था कि आज दोनों को मेरी ही नज़र लग जाएगी। अम्मा जी जब तक वंदना के बेटों की नज़र उतारा करती हैं, आज उनसे कहूँ तो शायद मेरी बेटियों पर भी मेहरबान हो जाए। अम्मा जी, मैंने कांपते स्वर में कहना चाहा, पर वे शायद कुर्सी पर बैठी मेरी मुखातिब होने की ही बाट जोह रही थी। मुझे बोलने का मौका दिए बिना ही बोल उठी, तुमसे एक बात कहनी थी बहू। कहिए। जो भी केस आए वंदना को थमा देना, उसे अच्छा लगेगा। जानती हो, लड़की की जरा सी जिद के लिए उसने पूरे 500 का खर्च किया है। यह बात अम्मा जी बाद में भी कह सकती थी, पर वे सही टाइमिंग की कायल है। जानती है, मेरी खुशियों का स्वाद छीनने का यही सही वक्त है। दुख तो हुआ ही, पर उससे भी ज़्यादा रोष हो आया। फिर भी अपने को जब्त करके मैंने कहा, अम्मा जी ये बच्चों की पार्टी है, यहाँ कोई कैश थोड़ी ही देता है। बहुत हुआ तो पेन, पेंसिल, चूड़ियाँ, बूंदे, गेम्स या ड्राइंग बुक, बस यही चीज़ें चलती हैं। फिर भी जो भी है वंदना को दिखा देना। जब उसने इतना किया है तो अपना भी कुछ फर्ज बनता है। सारी खुशी हवा हो गई। यही तो वे चाहती थी। उन्हें हमेशा यह डर लगा रहता है कि हम लोग इस तथ्य को भूल न जाएं कि हम किसी की मेहरबानियों पर जी रहे हैं। इसीलिए याद दिलाती रहती हैं। बच्चों ने मेहमानों के जाने तक बड़ी मुश्किल से सब्र किया।
फिर वे विश्वास की मदद से पैकेट्स खोलने बैठ गए। उनकी उत्सुकता का कोई अंत नहीं था, पर मैंने बड़ी निर्ममता के सारे पैकेट बटोर लिए तथा धड़धड़ाती हुई वंदना के कमरे में पहुंच गई और उसके पलंग पर पटक दिए। वे दोनों कपड़े बदल रहे थे। मेरे इस अनपेक्षित आगमन से बुरी तरह चौंक गई। अपने को किसी तरह संभाल कर वंदना ने कहा, ये क्या है दीदी? प्रेजेंट से हाई कमान का हुक्म ये हुआ है कि पहले तुम देखोगे। 500 रुपये खर्च किए हैं, तुम्हारा इतना हक तो बनता ही है। दीदी, मैंने तो यह सब नहीं कहा है ना, फिर मुझे क्यों ताने दे रही हो? और अम्मा की बात को लेकर आप बच्चों के रंग में भंग क्यों कर रही हैं भाभी? अम्मा तो सठिया गई हैं, जो मुंह में आया कहती रहती हैं, पर आप तो समझदार हैं ना। देवर का स्वर हमेशा की तरह शांत और शीतल था। लगा जैसे मेरे सुलगते हुए मन पर किसी ने ठंडे पानी के छींटे दे दिए हैं। अपने आवेग पर शर्मी भी आई। कमरे में आकर देखा, लड़कियां गुमसुम सी बैठी हैं। चेहरा इतना सा निकल आया है। तभी बिशु दोनों को बुलाने आया। उपहार खोलने का काम फिर चाचा के कमरे में ही संपन्न हुआ। लौटते हुए दोनों के हाथ में ढेर सारा सामान था। लतिका खुशी से उछल रही थी, पर रसिका का चेहरा तमतमाया हुआ था। जो कुछ हुआ उसका मतलब चाहे वह समझ नहीं पाई थी, पर यह सब सामान्य रूप में घटित नहीं हुआ। इतना समझने की उसमें अक्ल थी। लतिका लेकिन अपने में मग्न थी। मेरे गले में दोनों बाहें डालकर बोली, माँ, पता है चाचा बोले हैं कि तुम फर्स्ट आओगी तो तुम्हारी भी पार्टी करेंगे। नहीं, मैं ज़ोर से चीखी, अब किसी की कोई पार्टी नहीं होगी। यह पहली और आखिरी पार्टी थी, बस। क्यों मम्मी? इसलिए कि तुम मम्मी की बेटी हो। और कहते कहते मैं बिलख पड़ी। इतनी देर से जिन आंसुओं को थाम रखा था वे बेरोक टोक बह निकले। रमा, रमा, होश में आओ रमा। लगा जैसे कोई मुझे झकझोर कर जगा रहा है। बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर देखा, यही थे। क्या हुआ? यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ? कोई सपना देख रही थी क्या? सपना कहाँ, वह तो सच था, कड़वा सच। उठो, जरा मुँह हाथ धो लो, तब जरा फ्रेश लगेगा। इतनी आवाज़ में ऐसा अपनापन पहले कभी नहीं देखा, इसलिए बेमन से ही सही उठ गई। बाथरूम से निकल कर आई तो सामने की दीवार पर टंगे कैलेंडर पर नज़र पड़ी। लाल स्याही से रेखांकित एक तारीख दूर से ही चमक रही थी। सुबह भी यही हुआ था। उठते ही यह तारीख मन में घर कर गई थी। तब से अनवरत दिमाग में चक्कर काट रही थी। शायद इसीलिए यह सपना आया था। पर यह सपना कहाँ था? यह तो सच था, कड़वा सच। आज कौन सी तारीख है पता है? होगी कोई, क्या फर्क पड़ता है। याद है, आज से ठीक 16 साल पहले एक नन्ही सी गुड़िया हमारे घर आई थी। इनका चेहरा वैसा ही भावहीन बना रहा। आज लतिका का जन्मदिन है। उन्होंने एकदम मुंह फेर लिया। शायद उन्हें याद आ गया हो कि इस नन्ही गुड़िया के आगमन पर उन्होंने कितना बावैला मचाया था। इस चौथी कन्या के लिए मुझे कितना कोसा था। शायद इसी शर्म के कारण वे लतिका को अंतिम विदाई देते हुए ठीक से रो भी नहीं सके थे। अम्मा जी का कहना था कि दुख ने उन्हें पत्थर बना दिया था, पर सच तो यह है कि पत्थर तो वे शुरू से ही थे। वह दुख उन्हें पिघला सकता तो बड़ी बात होती। इसी पत्थर दिल इंसान के लिए मैंने रसिका के बाद वाली दोनों कन्याओं का गर्भ में ही गला घोंट दिया था। पर लतिका के वक्त में अड़ गई कि यह पाप मुझसे बार बार नहीं होगा। मेरी जिद को वंदना ने इसी शर्त पर मान लिया था कि यह सिलसिला
अब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उसका तर्क था कि यह ऐसा कौन सा ख़ानदानी मुगलिया है जिसके लिए आपको वारिस ज़रूर चाहिए। तो उस बार मैंने लतिका को डॉक्टरों के निर्मम हाथों से तो बचा लिया था, पर काल के क्रूर हाथों से उसे ना बचा पाई। और आज उसका जन्मदिन है। मैं निढाल होकर फिर लेटने लगी तो ये बोले, अब उठ भी गई हो तो चाय बना लो, 4:30 बज रहे हैं। अम्मा फड़फड़ा रही होगी। मैं इन्हें आंखें फाड़े देखती ही रह गई। क्या ये लोग मुझे अपनी बेटी का 13 दिन भी शोक मनाने नहीं देंगे? ऐसी आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम मुझे मिस रानी से ज़्यादा कुछ समझते भी हो या नहीं। पागलों कैसी बातें मत करो। आजकल कोई तुमसे कुछ कहता भी है? वह तो आज इसलिए कह दिया कि माता दिन अभी तक आया नहीं है। घर में छोटी भी तो है। छोटी ने कब चाय बनाई है? हाँ, छोटी यानी कि वंदना चाय कभी नहीं बनाती क्योंकि वह डॉक्टर है। वह खाना भी नहीं बनाती क्योंकि वह डॉक्टर है। असल बात यह नहीं है। दुनिया भर की डॉक्टर्स अस्पताल के साथ साथ घर में भी खटती हैं, पर वंदना को इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके पास 24 घंटे की मुफ्त की नौकरानी है। वह किसी काम में हाथ भी नहीं बटाती क्योंकि वह बॉस है, अन्नदाता है, रिश्ते का लिहाज करती है, मीठा बोलती है। यही क्या कम है? क्या सोच रही हो? यही कि अम्मा का तो बहाना है। असल में तुम चाय के लिए फड़फड़ा रहे हो, यही समझ लो। तो जाकर बना क्यों नहीं लेते? इस बार उनकी आंखें फैल गई। मैं चाय बनाऊंगा? क्यों? दुनिया जहान के लोग चाय बनाते हैं, बीवियों को भी बनाकर पिलाते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। तो बैठे रहो, मैंने कहा और पसर गई। वे फटी फटी आंखों से मुझे देखते रह गए। उन्हें ही क्यों, मुझे खुद अपने पर आश्चर्य हो रहा था। मैं इतनी निर्द्वंद कैसे हो गई? ना सास का डर रहा, ना पति का। जानती हूँ ना कि अब वे मेरा क्या बिगाड़ देंगे, मुझसे क्या छीन लेंगे। मेरा सब कुछ तो लुट गया। अब मैं किस लिए इनकी फरमाबरदारी करूँ? मुझे लड़कियों के लिए एक छत दरकार थी, इसलिए पूरे 20 साल तक सबकी चाकरी बजाती रही। अब दोनों फुर्रे से उड़ गई हैं। अब मुझे किसी का डर नहीं रहा। लड़कियां मुझे हर डर से, चिंता से मुक्त कर गई हैं। ये मेरे सामने आकर बैठ गए। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ रमा, पर तुम्हें अब अपने आप को संभालना होगा। किसी के चले जाने से ज़िंदगी तो समाप्त नहीं हो जाती ना। मेरी तो हो गई है। अगर सांस के चलने को ही जिंदा रहना कहते हैं तो मैं जिंदा हूँ, वरना अब मेरा अग जग से कोई नाता नहीं रहा। उनका चेहरा फिर पहले की तरह भावहीन हो गया। जाहिर है, जो व्यक्ति पल भर को अपनी चाय की तलब नहीं भुला सकता, वह मेरे दुख की परिभाषा क्या समझेगा। पलंग पर लेटे लेटे मैं अपलक नेत्रों से पंखे को देख रही थी। वह अनवरत घूम रहा था। उसे यूं घूमते देखकर मुझे भी चक्कर आ रहे थे। मैं उठकर पंखा बंद करना चाह रही थी, पर मेरे हाथ पांव जवाब दे गए। रमा, रमा, सुनो, विकास आया है। विकास और विभा दोनों आए हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने पंखे से अपनी दृष्टि हटाकर उनकी ओर देखा। कौन आया है? विकास। विकास और विभा दोनों आए हैं। उनके चेहरे का उल्लास मुझे सूल सा चुभा। मैंने खींचकर कहा, आए हैं तो मैं क्या करूं? जाकर आरती उतारूं? कम से कम उठकर बैठ तो सकती हो। वे लोग शायद इधर आते ही होंगे। कोई लाट साहब है वे जो। मेरी बात पूरी भी न हो पाई कि विकास भीतर आ गया। ये अपने खास शौक मुद्रा में वह मुंह लटका कर बैठ गए। बेचारा विकास भी सिर झुकाकर उनके पास बैठ गया। वह मेरी ओर देखने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, पर मैं उसे आपलक देख रही थी।
मुझे नन्हा विकास याद आ रहा था, जो रात दिन बड़े माँ के कमरे में घुसा रहता था। वंदना अपने पेशेंट में छोटे विलास में व्यस्त रहती। लाड प्यार को तरसता विकास मुझे चिपटा रहता। फिर रसिका हुई और वह नन्ही गुड़िया का संरक्षक बन गया। उम्र के साथ साथ भाई बहनों का यह अकृत्रिम प्यार भी पनपने लगा। वे लोग 5 भाई बहन थे, 3 भाई 2 बहनें। बाहर वालों को भी कभी पता नहीं चला कि वंदना के बच्चे कौन से हैं और मेरे कौन से। राखी और भाई दूज साल के सबसे बड़े त्यौहार होते थे और महीनों उनकी प्रतीक्षा होती थी। प्लान बनते थे। हायर सेकेंडरी के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए विकास नानी के पास जयपुर गया और पहली बार रिश्तों में दरार पड़ी। विकास को बार बार एहसास दिलाया गया कि वे तुम्हारी सगी बहनें नहीं हैं। विकास क्रमशः दूर होता चला गया। उसकी देखा देखी विलास भी कटने लगा। पता नहीं क्यों विशु भी चिड़ा चिड़ा सा रहने लगा और उसकी यह खींच उसके प्रत्येक वाक्य से परिलक्षित होने लगी। लड़कियां बेचारी भोली थीं। इस बदलाव से दुखी होती और भाइयों को मनाने का जतन करती, पर उनके जैसे हर बात लड़कों को खटने लगी। विकास की शादी में तो हद ही हो गई। कितनी उमंग से उन्होंने कपड़े बनवाए थे, कितनी हसरत से भाभी की प्रतीक्षा की थी, पर सब पर पानी फिर गया। पहले तो विकास को इन दोनों का उनके दोस्तों के सामने इतराना ही अखर गया। फिर शादी की हर रस्म में बहनों के नेंग मामा की लड़कियां करने लगी। दोनों बेचारी अपना सा मुँह लेकर रह गई। सबसे बुरा तो तब लगा जब उपहारों में यह कहकर कटौती की गई कि कोई सगी ननद तो है नहीं। नई नवेली भाभी ने भी दोनों को हाथ भर की दूरी पर ही रखा। इसका पाठ भी शायद यह घर से पढ़कर आई थी। इसीलिए विकास की शादी के बाद रसिका का मन घर से एकदम उचट गया। भाइयों के संरक्षण में एक आश्वस्ति सी अनुभव करती थी। वह जब उसमें व्यवधान पड़ा तो उसने अपने स्नेह का आलंबन बाहर खोजना शुरू किया। विकास को देखकर वह सारा इतिहास याद आ गया था। मन एकदम काट हो गया। दरवाज़ा फिर बजा। इस बार विभा थी। शायद अम्मा जी ने ठेल ठाल कर भेजा होगा, नहीं तो इस कमरे में वह कभी नहीं आती। पैर छूने की रस्म भी वह बड़े बेमन से अदा करती है। मैं तो बचना चाहती हूँ, पर अम्मा जी बुलाकर मुझे उसके सामने कर देती हैं कि लो अपनी बड़ी सास की पैर छुओ। विभा आई, पैर छूने का इशारा सा किया और फिर मेरे पलंग पर बैठ गई। पिछले 10 मिनट से कमरे में सन्नाटा था, पर विभा के सामने तो कुछ ना कुछ बोलना ही था। विकास ने ही पहल की। यह सब कैसे हो गया बड़ी माँ? क्या मालूम बेटा कैसे हो गया, पता होता तो हम लोग होने देते, इन्होंने कहा। लेकिन चाचा, घर में इतने लोग थे, क्या कोई भी उसे रोक नहीं सका? घर में तो कुछ हुआ ही नहीं ना। यह कांड तो उसके क्लासरूम में हुआ है। वह तो चौकीदार शाम को दरवाज़ा बंद करने आया, तब उसकी नज़र पड़ी। तब तक तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। लेकिन घर में इतने लोग थे, किसी से तो उसने मन की बात कही होगी। सुनने की फुर्सत किसके पास थी विकास? मैंने कसैले स्वर में कहा। सब लोग तो कहने में लगे हुए थे। कहनी अनकहनी सब तो कह डाली। बड़ी तो सामने थी नहीं, इसी पर मन की भड़ास निकाल ली। और हर बार यह ताना भी कि इससे शादी कौन करेगा। भावुक लड़की थी, नहीं सह पाई। पर बड़ी ने, मेरा मतलब है रसिका ने भी तो अच्छा नहीं किया। इन्हें तो सुनकर इनका शौक लगा था। विभा ने मुँह खोला, पर मैंने तवज्जो नहीं दी और विकास से कहा, अब आई ही हूँ तो लगे हाथ उसके भी मातम पुरसी कर डालो विकास, क्योंकि इस घर के लिए तो वह मर ही चुकी है। ऐसा नहीं कहते बड़ी माँ, छोटी बहन है मेरी, जहाँ भी रहे सुख से रहे। पर आप ही बताइए, ऐसा कदम उठाने से पहले उससे कुछ सोचना चाहिए था कि नहीं? कैसे घर में पली बड़ी है वह,
और अब ऐसे अदने से आदमी के साथ गृहस्थी करेगी। हमारे दुख की बात जाने दीजिए। ऐसी शादी से क्या वह खुद भी सुखी हो पाएगी? सुख की परिभाषा सबकी अलग अलग होती है विकास। प्रेम अंधा होता है यह तो सुना था, पर इतना अंधा होता है यह पता नहीं था। विवाह ने मुँह बिचका कर कहा। जाति, धर्म, उम्र, रसिका ने किसी एक बात का तो ख्याल किया होता। पापा तो उन्हें डॉक्टर बनाने की सोच रहे थे, और इतनी बड़ी दुनिया में रसिका को पापा का कंपाउंडर ही मिला। छी, सोचते ही शर्म आती है। विकास ने आंखें तरेर कर बीवी की ओर देखा, पर तब तक वह अपनी बात कह चुकी थी। मैंने कहा, विभा, तुम्हें शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया है, तुम किस किस की जवाबदेही करती फिरोगी? कोई पूछे तो कह दिया करो हमारा कोई रिश्ता नहीं। रिश्ते ऐसे टूटते हैं बड़ी माँ। इन रिश्तों में अगर जरा भी दम बाकी होता ना विकास, तो लड़कियां अपने आप को इतना असुरक्षित, इतना असहाय ना समझती। अपनों पर जरा भी भरोसा होता तो बाहर आश्रय ना खोजती, पर उन्हें तो हमेशा यही लगता रहा कि वे इस घर पर बोझ हैं। दोनों ने अपने अपने ढंग से इस बोझ को हल्का कर दिया। अब उन्हें भूल जाओ। विकास चुपचाप उठ गया। पीछे पीछे विभा भी। उनके कमरे से बाहर जाते ही ये फट पड़े। 1000 मील की दूरी से किराया खर्च करके वे दोनों आए थे, पर तुम ढंग से बात भी ना कर सकी। क्या सोचा होगा उन लोगों ने? जो लोग मातम पुरसी करने आते हैं वे इस तरह जख्मों पर नमक नहीं छिड़कते। इस समय रसिका का प्रसंग उठाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन इन सब के लिए तो रसिका की शादी ही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। बेचारी लतिका, वह तो यूं ही मारी गई। किसी की आंखों में 2 बूंद आंसू तक नहीं आए। रोने लायक मौत हो तो आदमी रोता भी है। यहाँ तो कोर्ट कचहरी करते करते दम फूल गया। लोगों की 4 बातें सुननी पड़ती हैं सो अलग। दोनों ने कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रखा। इससे तो मैं निसंतान ही रह जाता तो अच्छा था। कम से कम यह मनस्ताप तो न झेलना पड़ता। भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। निसंतान ही हो गए हो तुम अब। यहीं पर थोड़ा जल्दी मांग लेते तो अच्छा था। लड़कियों के पर निकलने से पहले ही हिसाब साफ हो जाता। बेटे की इस आक्रामकता के लिए अम्मा जी मुझे ही कोसती, कहती, एक लक्ष्मी घर में आती है तो घर भर देती है। एक ये ऐसी आई है कि पुरखों की जायदाद भी बिकवा दी। पुरखों की जायदाद के बिकने का दुख वे भूल नहीं पाती थी। वंदना तो लक्ष्मी थी, दोनों हाथों से कमा रही थी। वंदना कुछ ना भी कमाती तब भी उससे कुछ कहने की ताव अम्मा जी में नहीं थी। वंदना भरे पूरे घर से आई थी। उसके सिर पर बाप का साया था, पीठ पर भाई का हाथ था। अभागी तो मैं थी, इसलिए बलि का बकरा बनी हुई थी। चाहती तो मैं भी नौकरी कर सकती थी। मेरे पास बीए की डिग्री थी, 5-6 साल का अनुभव था, पर इनकी रईसी आड़े आ गई। इतने बड़े घर की बहू मास्टरनी बनी, यह इन्हें गवारा नहीं था। यूँ तो वंदना भी बाहर जाकर कमा रही थी, पर वह किसी की गुलाम नहीं थी, अपनी मालकिन आप थी। वंदना भी बोली, दीदी अब तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? हम दोनों कमा तो रहे हैं। सच देखा जाए तो मैं तुम्हारे भरोसे ही निश्चिंत होकर काम करती हूँ। हम दोनों बाहर रहेंगे तो घर का क्या होगा? बच्चों को कौन देखेगा? इससे तो बल्कि भाई साहब कुछ करते तो अच्छा लगता। भाई साहब ही कुछ करने वाले होते तो क्या बात थी, पर सिर उठाकर चलना शायद मेरे भाग्य में ही नहीं था। मुझे ही नहीं, लड़कियों को भी कभी कभी ये बातें बेहद खलती थी। रसिका अक्सर कहती, माँ डैडी दिन भर हॉल में क्यों बैठे रहते हैं? चाचा के पास कोई गेस्ट आते हैं तो चाचा इंट्रोड्यूस तक नहीं कराते। माँ डैडी से कहो ना कि भैया के दोस्तों से ना बोला करें, उन्हीं के साथ फिल्मों की
क्रिकेट की चर्चा करने बैठ जाते हैं। बाद में वे लोग कितनी मजाक बनाते हैं पता है। कभी उन्हीं से कह बैठती हैं, डैडी आपको जब जो चाहिए हमसे या माँ से मंगवाया कीजिए। आप घंटों माता दीन या गंगा को आवाज़ देते रहते हैं और वे जवाब नहीं देते। सुनकर भी अनसुना कर जाते हैं। बेटे की बात सुनकर भी आग बबूला हो जाते और उसी को डांटने लगते। वह भुनभुनाती, औरों पर तो बस चलता नहीं है, हम पर गुस्सा उतारते हैं। सच तो यह है कि आदमी एक बार आत्मसम्मान ताक पर रख दे तो कुछ भी असहनीय नहीं रहता। देवर सचमुच देवता पुरुष है। अम्मा जी अपने व्यंग बाणों से और वंदना अपने व्यवहार से चाहे जो जल लाती रही हो, देवर ने हमें कभी यह आभास नहीं होने दिया कि हम उनके सहारे पल रहे हैं। वे हमारे आश्रयदाता हैं। बच्चों में भी उन्होंने कभी फर्क नहीं किया। मेरे बच्चों ने हमेशा अच्छे स्कूलों में शिक्षा पाई, अच्छा पहना, अच्छा खाया। खाने की तो खैर कोई समस्या ही नहीं थी, रसोई मेरे ही जिम्मे थी, पर और भी किसी चीज़ का अभाव कभी महसूस न होने दिया। शाम को जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, इन्होंने गरज कर पूछा, कहाँ से आ रही हो? क्लास से। उसकी बात पूरी भी न हो पाई थी कि तड़ से एक चांटा उसके गाल पर पड़ा। पल भर को हम तीनों माँ बेटी सन्न से रह गए। लतिका ने दौड़कर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया ताकि बाहर से कोई यह दृश्य न देख सके। उस चांटे की अनुगूंज समाप्त होते ना होते इन्होंने आंखें तरेर कर पूछा, अब बताओ कहाँ से आ रही हो? रसिका अब पहले धक्के से संभल चुकी थी। उसने निर्भीकता से उनकी आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, यह पूछने का अधिकार आपको किसने दिया? इनका चांटा जितना अप्रत्याशित था उससे कहीं अधिक चौंकाने वाला रसिका का प्रश्न था। मैंने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, ये क्या कह रही है पगली? वो तेरे पिता हैं। तो उनसे पूछो कि पिता का कौन सा हक उन्होंने आज तक अदा किया है। लड़की, मैं तेरी जान ले लूँगा, इन्होंने दांत पीसते हुए कहा, और सचमुच वे उस पर पिल पड़े। वह पिटती रही और कहती रही, ले लीजिए जान, ले लीजिए, एक वही तो आपकी दी हुई है और हम तो जिंदगी भर दूसरों का ही दिया खाते पहनते रहे हैं। उसका हर वाक्य आग में घी का काम कर रहा था। मुझे लग रहा था सचमुच वे उसकी जान ही ले लेंगे। मैं 2 बार छुड़ाने गई तो उन्होंने मुझे परे ढकेल दिया। तुम जैसी माँ है इसीलिए तो लड़की के ऐसे पर निकल रहे हैं। वे उसे पागलों की तरह पीटते रहे। मैं और लतिका एक दूसरे से चिपटकर आंसू बहाती रही। बड़ी देर बाद थककर इन्होंने हाथ रोका। अब इस घर के बाहर कदम रखकर तो देख, टांगें तोड़ दूंगा। जरूर तोड़ दीजिएगा, इतना ही पुरुषार्थ बाकी रह गया है। वे फिर उस पर झपटने को थे कि मैंने हाथ पकड़कर रोक लिया। बस अब बहुत हो चुका। हाँ, तुम तो ऐसा ही कहोगी। वह बित्ते भर का लड़का तुम्हारे मुंह पर ऐसी खरी खरी सुना गया, फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। लड़कियों के लाड़ प्यार में तुम ऐसी अंधी हो गई हो कि इज्जत आबरू की भी तुम्हें परवाह नहीं रही। अब मैं इन्हें कैसे विश्वास दिलाती कि बिस्सू की बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी थी। मैं भी बिटिया से जवाब तलब करने वाली थी। मेरा तरीका शायद दूसरा होता, पर मुझे मौका ही नहीं मिला। आते ही इन्होंने उसे रुई की तरह धुन डाला और अभी हमें यह भी पता नहीं था कि उसका अपराध क्या था। और जब हमें पता लगा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टांग तोड़ने की धमकी के बावजूद रसिका मुंह अंधेरे उठकर कहीं चली गई थी। दिन भर में दम साधे बैठी रही, इसी आशा में कि रूठ कर किसी सहेली की यहाँ चली गई होगी, शाम ढली लौट आएगी। पर जब रात 10 बजे तक भी वह नहीं लौटी तो मेरा माथा ठनका। इनसे तो कुछ कहना ही बेकार था, फिजूल का तमाशा होता। मैंने देवर की प्रतीक्षा की। उनके घर लौटने पर उन्हें खाने की भी मोहलत न दी और सारा किस्सा सुना दिया। फौरन बिस्सू को तलब किया गया। उसने बताया कि दीदी अक्सर
नर्सिंग होम के एक कर्मचारी के साथ घूमती देखी गई है। देवर सकते में आ गए। बोले, मैंने अक्सर उसे नर्सिंग होम में देखा है, पर मैं सोचता था कि वह डॉक्टर बनने का सपना देख रही है, इसलिए चीज़ों से परिचित होने के लिए आती है। मुझे तो सपने में भी ख्याल नहीं आया कि बात कुछ और है। फिर खोजबीन शुरू हुई, फ़ोन खटखटाए गए। वैसे माइकल नरेंद्र का पता ठिकाना नर्सिंग होम के रजिस्टर में दर्ज था। ये लोग केरल के उस सुदूर ग्राम तक गए भी, लेकिन वे दोनों तब तक वहाँ नहीं पहुँचे थे। इतनी अक्ल तो उन लोगों में भी थी कि इस समय घर जाना खतरे से खाली नहीं है। वे 8-10 दिन वे जहाँ भी रहे हों, पर जिस समय उनका पक्का सुराग मिला, वे विवाह बद्ध हो चुके थे। माइकल को नौकरी से निकाल देने के अतिरिक्त देवर उन लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सके। रसिका 19 साल की थी, बालिग थी और अपनी मर्जी से माइकल के साथ गई थी। वे 15 दिन हम लोगों ने किसी दुस्सपने की तरह काटे थे। घर और बाहर सिवाय लांछना और अपमान के कुछ नहीं था। मुझे तो बेटी की पिछोर में रोने की भी इजाज़त नहीं थी। इस बीच एक दिन के लिए विकास आया था, पर हमसे मिला भी नहीं। वैसे वह अप्रत्यक्ष रूप से हमें दोषी करार देना चाहता हो। देवर और वंदना हफ्ते भर तक क्लिनिक नहीं गए। अम्मा जी रात दिन वंदना को मेरी शादी के लिए कोसती रही। पति देव अलग मुंह फुलाए बैठे थे, जैसे बेटी के किए कराए में मेरा बराबर का हिस्सा हो। किसी को रसिका के अनिश्चित भविष्य की चिंता नहीं थी। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसने ऐसा खतरनाक कदम क्यों उठाया था। सबको अपनी बदनामी की चिंता थी। दुख था तो यही कि लड़की इज्जत का कचरा कर गई। उन्हें इस तरह के दो टूक उत्तर की आशा नहीं थी। गुस्से में उन्होंने हाथ की किताब फर्श पर पटक दी और चिल्लाए, तुम इतनी आज़ाद हो गई हो, इस घर में मुझे बांधने के लिए कुछ नहीं रह गया है। मैंने शांत स्वर में कहा। वे चीखे, यह मत भूलो कि अभी मैं जिंदा हूँ। ईश्वर करे आप 100 साल जिंदा रहें, पर मैं अब यह मृत प्राय जिंदगी और नहीं जी सकती। यहाँ मेरा दम घुटता है। मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। यह क्यों नहीं कहती कि तुम उस कुलच्छणी के पास जाकर रहना चाहती हो। नौकरी का तो बहाना है। मान लो यही सच हो तो हर्ज क्या है। अगर कोई माँ अपनी इकलौती संतान के पास जाकर रहती है तो उसमें गलत क्या है। वे गुस्से से तिलमिला गए। वह ऑर्डर उन्होंने मेरे हाथ से छीन लिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके हवा में उछाल दिए। मैं निर्लिप्त भाव से उनका यह कृत्य देखती रही। उन कागज के टुकड़ों में मेरा भविष्य बंद नहीं था जो मैं विचलित होती। वह तो मात्र फोटोकॉपी थी। ऑर्डर तो मेरे पास 4 दिन पहले ही पहुंच चुका था, पर रसिका जानती थी कि घर में यह धमाका करने की मेरी हिम्मत नहीं होगी, इसलिए यह जिम्मा उसने अपने ऊपर ले लिया था। मुझे हफ्ते भर बाद ज्वाइन करना था, पर घर में सबने जैसे अभी से मुझसे नाता तोड़ दिया था। सबकी नाराज़गी के बावजूद मैं धीरे धीरे अपनी पैकिंग कर रही थी। वैसे पैक करने को था ही क्या। अपना कहने लायक सामान तो नहीं के बराबर था। अपनी कहने लायक साड़ियाँ भी गिनती की थी। शेष सब वंदना के मन से उतरी हुई थी। उन्हें ले जाने का मन नहीं हुआ। आश्चर्य तो मुझे इन पर हो रहा था। उस दिन के विस्फोट के बाद एकदम जैसे मौन हो गए थे। मैं दिन भर बैठकर सामान को समेटती या छाँटती रहती। वे अपनी इजी चेयर पर बैठे चुपचाप मुझे देखते रहते, जैसे भीतर ही भीतर वे जान गए थे कि अब वे मुझे रोक नहीं पाएंगे। कई बार रात में नींद खुलती तो देखती ये मुझे घूर रहे हैं। उनकी उन आँखों से मुझे दहशत सी होने लगी थी। उनके गुस्से की तो मैं आज़ादी थी, पर उनका यूं निशब्द होना चौंकाने वाला था। मैंने अपने रिजर्वेशन का जिम्मा जानबूझकर देवर को सौंप रखा था, ताकि कोई यह ना समझे कि मैं भागकर या चोरी छिपे कहीं जा रही हूँ। उस दिन देवर आकर टिकट दे गए, साथ में 500 रुपये भी। जाते जाते भी आपको तंग कर रही हूँ ना, जब भी ज़रूरत हो इसी तरह तंग करती रहिएगा। उन्होंने भीगे कंठ से कहा।
झुककर मेरे पैर छुए और बाहर निकल गए। मेरे जाने में अभी पूरे 36 घंटे बाकी थे, पर लग रहा था आज ही उन्होंने अंतिम विदाई दे दी हो। वंदना भी साथ आई थी। औपचारिक पूछताछ करके चली गई। उससे भी कुछ अच्छी सी बात करने का मन था, पर उसकी कठोर मुख मुद्रा ने मेरे मन की सारी तरलता सोख ली। वह नाराज़ थी और अपनी नाराज़गी मुझ पर जता देना चाहती थी। दूर ही सही, पर कहने को हम दोनों बहनें थीं, पर हम दोनों में वह बहनापा कभी नहीं पनप सका। वह हमेशा मालकिन बनी रही और उसने मुझे यह कभी भूलने नहीं दिया कि वह मुझे इस घर में लाई है। उन लोगों के जाते ही ये उठकर मेरे पास आ गए। मुझे डर हुआ कि इस टिकट का भी वही हस्न ना हो जो मेरे ऑर्डर का हुआ था, पर शायद मेरा डर बेबुनियाद था। उनका रुख इस समय जरा भी आक्रामक नहीं था, बल्कि चेहरा खासा बुझा बुझा सा लग रहा था। पिछले दिनों की तरह उनकी आंखें भी दर्द में डूबी हुई थीं। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तो रमा, तुम सचमुच चले जाओगी? इस बात का मैं क्या उत्तर देती, केवल हाथ में रखे टिकट को देखती रही। रमा, अगर तुम रुक नहीं सकती तो मुझे अपने साथ ले चलो। तुम्हारे बिना मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता। उनका वे अश्रु विगलित स्वर मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने कहा, तुम अकेले कहाँ हो? यहाँ तुम्हारी माँ है, भाई हैं, भतीजे हैं। आउटसाइडर तो इस घर में मैं थी, मेरे बच्चे थे, तुम्हारा तो पूरा परिवार है। नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं चाहता, अम्मा जी भी नहीं। सब मन ही मन मेरा तिरस्कार करते हैं। नौकर चाकर तक मुझे हिकारत से देखते हैं। पिछले दिनों तुम घर में रहकर भी बेखबर थी, बेसुध थी। उस समय मैंने अनुभव किया कि इस घर में मेरा जो भी स्थान है, रुतबा है, तुम्हारे दम से है। तुम मेरी बैसाखी हो, तुम्हारे बिना मैं एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा। उनकी बातें मेरे मन पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। अपने परिवार वालों के सही स्वरूप को उन्होंने पहचाना भी तो कितनी देर से। इस कड़वे सच को अगर पहले ही जान लेते तो जिंदगी कितनी सरल हो जाती, पर वे मेरे प्रति हमेशा पूर्वाग्रह से घिरे रहे, इसीलिए मेरी हर बात का गलत अर्थ ही लगाते रहे। मुझे चुप देखकर बोले, तुम्हें शायद डर है कि मैं तुम पर बोझ बन जाऊंगा, पर विश्वास रखो, मैं भी कोई ना कोई काम ढूंढ लूँगा। मैं इतना गया गुजरा भी नहीं हूँ कि कुछ ना कुछ कर सकूँ। कम से कम ड्राइवरी तो कर ही सकता हूँ। हम लोग थोड़ी में गुजारा कर लेंगे, एक कमरे में रह लेंगे। यहाँ भी तो हमारे पास अपना कहने को यह एक ही कमरा है। हम लोग साथ रहेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। उनका एक एक शब्द मुझे 100 बिच्छुओं के दंश दे रहा था। मेरी आंखें उत्ताप से जल उठी। चुप हो जाओ, मैंने चीख कर कहा। भगवान के लिए अब चुप हो जाओ, मुझसे और सुना नहीं जाएगा। काश यह सब तुम 15 साल पहले, 20 साल पहले सोचते तो जिंदगी की शक्ल कुछ और होती। अब तुम्हारा यह पछतावा मेरे किस काम का? अब तुम्हारी ये पेशकश मुझे न मेरे बीते हुए दिन लौटा सकती है, न मेरे खोए हुए बच्चे। अब तुम्हारा यह सोचना, यह कहना सब बेकार है, बेकार है। मैं उनकी छाती पर पागलों की तरह मुक्कों से प्रहार कर रही थी और वे किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर कभी मेरे बाल, कभी मेरी पीठ सहला रहे थे। जिंदगी पल भर को जैसे ठहर गई थी।